नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लगता है इस देश में एक रोटी 20 या 30 रुपए की होके मानेंगे। लगता है एक ब्रेड 100 रुपए की मिलेगी। लगता है कि चावल की एक प्लेट गरीब के बजट से बाहर निकल जाएगी। लगता है इस देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले हैं। लगता है कि कई लोगों की हैसियत इस देश में रोटी कमाने वालों की भी नहीं रहने वाली है। ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि एक के बाद एक गलत फैसले, अजीबोगरीब फैसले, यू टर्न और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो खाने पीने को महंगा बनाए जा रही हैं। एक अजीब तरह का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। सरकार महंगाई कम करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गेहूं चावल की बात करेंगे, अभी तक की महंगाई कुछ भी नहीं है। आगे जाके और महंगाई बढ़ सकती है। आटा महंगा हो सकता है, ब्रेड महंगी हो सकती है, बिस्किट महंगे हो सकते हैं, और भी खाने के सामान जो भी आप आसपास देखते हैं, डोनट से लेके पिज़्ज़ा तक, वो सब महंगे हो सकते हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। ताज़ा खबर यह है कि सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है। ये खबर तो आपको महीना भर पहले बता दी थी। महीने भर पहले सरकार ने सब जगह इस बात को बता दिया कि अब आटा, मैदा, दलिया, इसका एक्सपोर्ट भी बंद हो रहा है। और उसके बाद 1 महीना सरकार ने गुजार दिया और अब घोषणा करने के बाद भी 7 दिन और दे रहे हैं कि जितना माल भेजना है बाहर भेज लो। तो इस देश में गेहूं की किल्लत होगी कि नहीं होगी? अच्छा खासा ये देश ठीक ठाक चल रहा था। सरकार को पता नहीं कहाँ से अनुमान हो गया कि इस बार पहले से ज़्यादा पैदावार होने वाली है, और उसने बड़े बड़े दावे कर दिए। WTO में पहुँच गया। WTO को कहने लगा कि साहब हमको अब ज़्यादा जो है वो गेहूँ एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दो, और जो सब्सिडी पे MSP पे हमने गेहूँ ख़रीदा है वो भी बेचने की इजाज़त दो। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार के पास इस बार बहुत सारा एक्स्ट्रा बफर स्टॉक है और वो बेचना चाहती है। लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि जो पैदावार है गेहूँ की, वो पिछले साल से भी 31 लाख टन कम हुई, जबकि भ्रम ये था कि इस बार गेहूँ की पैदावार बढ़ गई है। बाइडेन साहब को खुश कर दिया, खूब सारा गेहूं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में सरकार के दिमाग में कौन था, भाई हमने एक्सपोर्ट अलाउ तो कर दिया, ये तो चेक ही नहीं किया कि हमारे पास में कितना गेहूं है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है। तो बोले अब से एक्सपोर्ट बंद। अब हम चेक करेंगे कि किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कौन से ऑर्डर पे गेहूँ जाएगा, कौन से पे नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बात कर दी, और वो बात ये कर दी कि भाई जो गेहूँ बाहर जा रहा है उस गेहूं के बारे में सरकार जो है वो पूरी तरह से अमल करेगी अगर कोई वादा हो गया है तो। यानी कि किसी ने अगर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर ले लिया है तो वो भी गेहूं भेज सकता है। तो हमने प्रतिबंध के बावजूद 69 देशों को 69 गेहूं एक्सपोर्ट किया। तब जबकि भारत में पैदावार पिछले साल से 31 लाख टन कम हुई थी, उसके बावजूद हम गेहूं एक्सपोर्ट करते रहे। और बाद में जब हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पे रोक लगाई तो हमने आटे के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई, दलिए के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई, मैदे के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई। भैया जी जरा ये बताइए सरकार के मंत्रियों, बड़े बड़े अधिकारियों, कि दुनिया में गेहूं साबुत कौन खाता है? तो आपने दिखाने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी और देश के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमने गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया है, जबकि आप अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को खुश करते रहे और गलत तरीके से आप गेहूं को एक्सपोर्ट करते रहे। और इसके बाद में आपने ये जो लगातार आटा और ये सब चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको आपने 1 महीने तक और जाने दिया इस ऐलान को करने के बाद में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बताया था कि गेहूं के जो उत्पादन हैं, आटा वगैरह, दलिया वगैरह, मैदा वगैरह, इनका धड़ल्ले से एक्सपोर्ट हो रहा है। सरकार ने गेहूं पे रोक लगा दिए, बताया था मैंने आपको। उसके बाद सरकार चेती और उसने उनको भी रोक लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐलान करने के बाद में 1 महीना धड़ल्ले से देश के लोगों की रोटी का गेहूं बाहर जाता रहा। सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को ख़राब लगे और बहुत सारे लोगों को ख़राब लगते भी हैं,
लेकिन वीडियो तो बनाना पड़ता है। अब अगर आटे के आगे आप जाएं तो अब जो दशा बन गई है वो और भी ख़तरनाक हो गई है। वो ये हो गई है कि सरकार अब कह रही है, चावल पे आता हूँ, पहले गेहूँ कंप्लीट कर लें। सरकार कह रही है कि अब हम जो 40% हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं गेहूं पे, उसको हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी हम हटाएंगे नहीं तो उससे हमको गेहूं की किल्लत दूर नहीं होगी। यानी भारत में जो गेहूं की किल्लत है ये मान रही है सरकार और विचार कर रही है इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पे। कई राज्यों ने मांग भी की है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से भी क्या मेरी आपकी समस्याएं दूर होंगी? क्या गेहूं की किल्लत दूर होगी? ये एक बड़ा सोचने वाला सवाल है। और सोचने वाला सवाल है तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं है ऑस्ट्रेलिया का वो 30,607 रुपये टन है। 30,607 रुपये टन। रूस का गेहूं 25,996 रुपये टन है। जब वहाँ से लेके आओगे लाद के शिप पे दूसरी जगहों पे, तो ये जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है, माल ढुलाई का खर्चा, इसको खर्च करने के बाद में 33,800 रुपये टन पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का गेहूं और 29,400 रुपये टन पड़ेगा रूस का गेहूं। लेकिन भारत का जो मार्केट है इसमें पहले ही सस्ता गेहूं है, 28,500 रुपये टन और यूपी वाला 27,650 रुपये टन। यानी आप बाहर का गेहूं भी इंपोर्ट करोगे तो वो आज के मार्केट भाव से बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। और ये महंगाई करीब करीब 10% के आसपास है। यानी 10% महंगा गेहूं जब आप विदेश से मंगाओगे और वो पोर्ट पे इस दाम में पड़ेगा चेन्नई में, और जब वो देश में जाएगा तो और महंगा पड़ेगा। तो यानी महंगाई रोकने के लिए जो गेहूं के एक्सपोर्ट से आप रोक हटाने की बात कर रहे हैं, उससे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अब ये अलग बात है कि यूक्रेन से दबादब सप्लाई आ जाए और ऑस्ट्रेलिया का रूस का गेहूं थोड़ा सस्ता हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके चांसेस कम लग रहे हैं। ये सारी की सारी हालत है। और अब आता हूं मैं धान पे, यानी कि चावल पे। तो ये तो आपने समझ लिया कि गेहूं की महंगाई अंधाधुंध बढ़ने वाली है और उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पहले से ही हमने बहुत सारा गेहूं बाहर भेज दिया अलग अलग शक्लों में। जब हमारे पास खाने को नहीं था हमने बाहर भेज दिया। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो महंगा हो रहा है, और जब महंगा हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 से 12-15% के करीब गेहूं का दाम पहले ही बढ़ चुका है। 20% तक का भी आंकड़ा कई मंडियों में आया है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी पे, जब हम बात करते हैं महंगाई पे, जब हम बात करते हैं आर्थिक नीतियों पे, तो ये लगता है कि भाई ये आर्थिक नीतियाँ बड़ी कठिन चीज़ हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि मैं इस वीडियो अपने चैनल पे इकोनॉमी पे वीडियो लाता हूँ और आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं लगा होगा जो कठिन था समझना। दरअसल इकोनॉमी जो है ना वो बहुत सरल विषय है अगर आप उसके मूल को पकड़ लें। एक जो बुक इसमें काफ़ी मदद करती है, इसका नाम है द इकोनॉमिक्स बुक। द इकोनॉमिक बुक जो है वो एक बड़ी जटिल किताब है, लेकिन अगर आप कुक्कू एफएम पे इसकी बुक समरी सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये ऑडियो प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, इनका बड़ा एक लाभ ही ये है कि ये सरलता से समझा देते हैं और सस्ते बहुत पड़ते हैं। एक किताब खरीदने जाएंगे 500, 600, 700 रुपये की आती है। इनकी 400 रुपये की साल भर की मेंबरशिप है, उसमें 4000 किताबें हैं। और अगर आप हमारे दर्शक हैं और हमारे माध्यम से जाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। 199 रुपये में साल भर की मेंबरशिप, 4000 किताबें। इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एक कोड ज़रूर आप इस्तेमाल करें जो हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल कोड है KN50, वो आप उसका आप इस्तेमाल करें, उससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैंने कोड लिख दिया है। और इस वीडियो के जो प्रायोजक हैं वो भी कुक्कू एफएम हैं। अब अगर इस पूरे वातावरण के बीच में अगर आप देश की वस्तुस्थिति को समझें तो नीतियों के कमी के कारण, नीतियों की अनिश्चितता के कारण, नीतियों में प्रयोग धर्मिता के कारण एक बड़ा नुकसान हुआ है। और वो नुकसान ये हुआ है कि हमारे देश के लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो मुश्किल हो गई है। और जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के दाम नहीं बढ़ते। इस देश में एक बड़ा हिस्सा आबादी का ऐसा होता है जिसका जीवन स्तर गिर जाता है। वो पहले जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता था, जिन चीज़ों को ले सकता था, खरीद सकता था, वो खरीदने के लायक नहीं रहता है। यानी आप एक तरह से आपकी आमदनी कम हो जाती है, आपका वेतन उतना ही रहेगा लेकिन वो वेतन काम कम करेगा।
वेतन की उपयोगिता कम हो जाएगी तो आपकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाएगी। अब मैं चावल पे आता हूँ, तो आप चावल की अगर हालत देखें तो जो धान का रकबा है वो 40 लाख हेक्टेयर पिछले साल के मुकाबले कम हो गया, यानी 40 लाख हेक्टेयर कम ज़मीन पर चावल बोया गया है। इसके अलावा 200 अक्सर जो हमेशा जो हमारे यहाँ खेती होती थी वो 397 लाख हेक्टेयर की होती थी पिछले साल तक, 21-22 तक। और अगर 22 का अगर आप आंकड़ा लें तो 22 में इसका सरकार का जो लक्ष्य था वो 413 लाख हेक्टेयर का था, यानी 10%, सीधे सीधे 10% धान का रकबा कम हो गया है, धान का उत्पादन कम हो गया है। यानी 1 करोड़ टन धान कम पैदा होगा और इसका नतीजा ये होगा कि हमारी चावल की पैदावार गिर जाएगी। और इस समय चावल की तस्वीर एकदम साफ है। सब जानते हैं कि चावल की स्थिति क्या है, ये आंकड़ा सामने है। हर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गिरा, झारखंड में गिरा, बिहार में गिरा, उत्तर प्रदेश में रकबा गिरा, छत्तीसगढ़ में रकबा गिरा, देश भर में रकबा गिर गया है। लेकिन आपको कहीं पे भी कोई सरगर्मी सरकार की दिखाई दे रही है? हम 150 देशों को चावल का निर्यात करते हैं, 150 देशों को। और अब जो स्थिति है वो ये है कि इस समय सरकार ने निर्यात को लेकर कोई नियम नहीं बनाया है। जब मंडी में धान आ जाएगी, मिलों से चावल निकल के बाहर चला जाएगा, तो फिर हम रोक का नाटक करेंगे और गरीब की पहुंच से चावल बाहर निकल चुका होगा। देश के गरीबों को इस बार तो आपने गेहूं की जगह चावल दे दिया था, याद है? ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कहा कि नहीं भाई चावल दिया जाएगा, गेहूं नहीं दिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में अब आप चावल भी छीनने वाले हैं। और आजकल आप चावल कौन सा दे रहे हैं लोगों को? आप लोगों को चावल दे रहे हैं वो जो कनकी वाला चावल पीस के उसके अंदर फोर्टिफाई करने के नाम पे कुछ दवाएं मिला दी जाती हैं, फिर उनको दोबारा सांचे में चावल बना के लोगों को दिया जा रहा है। ये स्थिति है। और इस पूरे हालात में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हम लोग क्राइसिस में और किस तरह से इस देश में चावल, गेहूं, आटा, ये सब पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। और ये सिलसिला आगे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार की नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार या तो अभी से एक्सपोर्ट पे रोक लगाए, जब चावल बाहर चला जाएगा तब एक्सपोर्ट पे रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही दाम बढ़ा हुआ है, आज भी चावल का दाम बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे नीतिगत कमज़ोरियां हैं जिसके कारण हमारा देश पिछड़ रहा है, नुकसान उठा रहा है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक थैंक्स बटन भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, उसे भी क्लिक करके आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पर अगर आप हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।